अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। जो हमारा आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। बखूबी वाकिफ़ होंगे आप सब इस टॉपिक के नाम से, एसी जनरेटर, जो आप लोगों ने शायद मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट स्टैंड्स फॉर एसी, जो है हम जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज़ किया जाता है। वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट वही है जो हमारे घरों के अंदर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, या हमारे सॉकेट में एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर जो करंट आता है जिससे हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चलती हैं। ये वही ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, जो हम जनरेटर की मदद से प्रोड्यूस करवाएंगे। अब यहाँ पर जनरेटर की मदद से प्रोड्यूस करवाने में याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ नॉर्थ पोर्शन है, कनकेव शेप मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है। दरमियान में हमने प्लेस किया हुआ है इसके एक कॉयल को, रेक्टेंगुलर शेप की कॉयल है जिसके साथ अटैच किए गए दो रिंग्स ऊपर आर और आर डैश, और उनके इर्द गिर्द अटैच किए गए यहाँ पर कार्बन ब्रशेस, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और साथ यहाँ करंट फ्लो करता जा रहा है, एक इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी करंट लीडिंग और करंट लैगिंग, यानी करंट लेके आने और करंट लेके जाने के लिए एक्सटर्नल सर्किट प्रोवाइड किया जाता है। और कार्बन ब्रशेस हमेशा कनेक्टेड होते हैं इन रिंग्स के साथ, जो कि करंट के बहाव को या करंट के फ्लो को हमेशा कॉन्टीन्यूस फ्लो में रखते हैं। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। करंट के लिए हर रेक्टेंगुलर पोर्शन का, ये रेक्टेंगुलर कॉयल को हम चार पोर्ट्स में डिवाइड करते हैं। चार पोर्शन में से ए बी, ये बी सी, ये सी डी और ये डी ए। मैं डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जो हम हाथ से प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलेगा। तो इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक जनरेटर है या सिर्फ जनरेटर, यानी जनरेटर की ये डेफिनेशन है। और अगर आप इसके बरक्स मोटर की बात करते हैं तो मोटर इसका उलट होती है। मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो मोटर होगी, लेकिन जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो क्या होगा? जनरेटर। इसका प्रिंसिपल देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। यानी जो फैराडे लॉ है, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले कि ई एम एफ इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल्टा टी। इस चैप्टर के स्टार्ट में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें आपने फैराडे लॉ पढ़ा हुआ, वही इसकी बुनियाद बनती है। और वह उसका बेसिक प्रिंसिपल एसी जनरेटर का, जिसमें हम ये कहते हैं कि जब कॉइल रोटेट करती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और वो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ। तो मैं रिपीट करता हूँ इस प्रिंसिपल को कि एसी जनरेटर इस प्रिंसिपल पर काम करता है जिसमें कॉइल को रोटेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो आप सब जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के डिस्टर्ब होने से हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ, और वो इन टर्न्स क्या प्रोड्यूस करेगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलता हूँ। कंस्ट्रक्शन में देखिए आप, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप है जो रोटेट कर रहा है अबाउट जी एक्सिस। मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया, वो रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है। वन एंड विद रिंग, जिसको मेटालिक रिंग कहते हैं, ये मेटल का बना हुआ रिंग है आर। दूसरा रिंग जिसका नाम आर डैश है उसका नाम है स्लिप रिंग। ये दो रिंग्स हैं यहाँ पर, आर और आर डैश, और ये दोनों के दोनों रिंग्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ। यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर अटैच किया गया है यहाँ कार्बन ब्रशेज, और ये कार्बन ब्रशेज हमेशा अटैच किए जाते हैं किसके साथ? स्लिप रिंग्स के साथ, जिसके थ्रू एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होता है। मैं डायग्राम की तरफ दोबारा आता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये आर और ये आर डैश दोनों के दोनों स्लिप रिंग्स हैं, और इनके साथ अटैच किए गए यहाँ पर कार्बन के ब्रशेज। ये कार्बन ब्रश है और एक ये कार्बन का ब्रश है। ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं ताकि करंट इसके सर्किट के साथ हमेशा फ्लो में रहे। अब कार्बन ब्रशेस इन रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। ये रेक्टेंगुलर शेप की हमारे पास एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है। मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ। ऊपर से जो करंट आएगा ए बी से बी सी की तरफ, सी से डी, डी से ए की तरफ, वापसी हमारे पास ये आई पोर्शन की तरफ जाएगा। तो ये चार पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इस करंट को। तो यहाँ पर मैं वर्किंग की तरफ आता हूँ। मोशनल ईएमएफ मैंने यहाँ पर लिखा है इनसाइड ए बी। अब मोशनल ईएमएफ क्यों कहा? उसकी वजह ये है कि जब कॉइल रोटेट करी, मैंने प्रिंसिपल में आप लोगों को बताया, जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फ्लक्स के चेंज होने से, इसलिए मोशनल ईएमएफ इनसाइड ए बी। अब पोर्शन ए बी की तरफ आता हूँ। ए बी पोर्शन में देखिएगा आप सब, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बताएं कितना बना? ए और बी में ये लंबाई में, और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन गया? 90। और जब एंगल 90 बनेगा तो फॉर्मूला वी बी एल साइन 90। आप सब जानते हैं
कि वी बी एल साइन 90 में देखें, वी बी एल साइन थीटा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप, और ये टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ए बी पोर्शन में, और साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो हमारा फॉर्मूला वी बी एल बन गया। ये मैक्सिमम ई एम एफ आ गई ए बी पोर्शन की। इसी तरह हमने मैक्सिमम ई एम एफ निकालनी है सी डी पोर्शन की, लेकिन वो इसके बरक्स साइड, वो टॉप से बॉटम है और ये बॉटम से टॉप। तो आप डायग्राम की तरफ दोबारा आइए, देखें ये सी से डी बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहे हैं, बॉटम से टॉप की तरफ। तो फिर वही बात, ये मैग्नेटिक लाइंस, ये लेंथ और एंगल 90, और एंगल अगर 90 बन गया तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो गया, अगेन मैक्सिमम हो गया, सॉरी ई एम एफ हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो मोशन ई एम एफ हमारे पास सी डी पोर्शन की वी बी एल साइन थीटा, और साइन 90 पुट करेंगे तो ई वी बी एल हमारे पास मैक्सिमम आ गया। तो दो ई एम एफ प्रोड्यूस होगी, एक ए बी पोर्शन की और एक सी डी पोर्शन की। अब मैंने आगे यहाँ लिखा हुआ कि मोशनल ई एम एफ बाय साइड बी सी एंड ए बी, वो बी सी और डी ए पोर्शन की नहीं, चार पोर्शन थे, एक ए बी था, एक बी सी था, एक सी डी और एक डी ए बी और सी डी तो हमने फाइंड कर लिए। अब बी सी एंड डी ए की बात कर रहा हूँ, बी सी और डी ए मैंने जीरो लिखा और आगे लिखा हुआ कि एंगल बिटवीन बी एंड एल इज 0 एंड 180 डिग्री। डायग्राम में देखें कि इन दोनों में 0 180 डिग्री कैसे है, ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक लाइंस है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, हम कहेंगे यहाँ 0, ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक लाइंस है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 180 डिग्री। यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारे पास मूवमेंट की वजह से हम कहेंगे कि जब इनमें एंगल 0 और 180 बनेगा तो साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये कॉइल बेंड क्यों है, भाई ये रोटेशन के अंदर कॉइल है इसलिए ऐसे बनाई है, अदरवाइज इसको स्ट्रेट भी बना सकते थे, बिल्कुल यूँ रेक्टेंगल। अगर आप इसको बिल्कुल यूँ रेक्टेंगल स्ट्रेट रेक्टेंगल बनाते हैं तब आपको ये क्लैरिफाई हो सकता था, लेकिन एनी हो मैंने ड्यूरिंग मोशन प्रोड्यूस करवाया, ये दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बेंड किया हुआ है। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर चार ए बीज आ गए हैं, चार ई एम एफ्स आ गए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी का वी बी एल, सी डी का वी बी एल, बी सी और डी ए का 0, तो टोटल हमारे पास वी बी एल प्लस वी बी एल 2 वी बी एल हो गया। अब ज़रा गौर करें, हमारे पास वो जो 2 वी बी एल में हम जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। अब 2 वैसे v की जगह पर क्या आ गया आर ओमेगा, हमने पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर, ये v किसके इक्वल होता है फर्स्ट ईयर में आर ओमेगा के इक्वल। तो 2 वी बी एल में v की जगह पर आ गया आर ओमेगा बी एल, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास ओमेगा बी, यानी ये ओमेगा ये b, और 2r और l को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ओमेगा बी इंटू 2rl। ई एम एफ फॉर n टर्न्स, अभी एक टर्न ना हो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है एक ना हो बल्कि हज़ारों लगी हुई हों, तो मैं यहाँ पर कैसा, अगर n टर्न्स लगी है तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा n हो गया, यहाँ पर जस्ट आपने n प्लेस करना है इस जगह पर, तो n के साथ ओमेगा b इंटू 2rl, तो हमारा फॉर्मूला बन गया n ओमेगा b 2rl। अब ये 2rl की जगह मैंने लिख दिया a, अब ये क्या बन गया a, यहाँ लिखा हुआ साइड पर एरिया इक्वल्स टू 2r मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और यहाँ नीचे डायग्राम देखें, ये कॉइल इस तरह थी बनी हुई, ऊपर मैंने डायग्राम में ये हमारे पास जो है उसकी विड्थ है और ये हमारे पास क्या उसकी लेंथ है, तो ये वाली विड्थ r और ये वाली लेंथ हमारे पास है, इन लंबाई ज़रब चौड़ाई आप सब जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एरिया के इक्वल है, तो फॉर्मूला बन गया n ओमेगा b, और साथ ये 2rl की जगह पर क्या आ गया हमारे पास एरिया, क्योंकि 2r विड्थ है और l क्या उसकी लेंथ है, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास n ओमेगा ए बी। और अगर हम इसको ये समझ लें कि एंगल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो n ओमेगा ए बी, साथ फिर रिप्लेस करते हैं साइन थीटा। अब ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालनी है हमने, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ भी कह सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस करंट निकालना जिसको हम इंड्यूस करंट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे घर में इंड्यूस करंट आता है, वो इंस्टेंटेनियस करंट आता है, वो जनरेटर की मदद से, जब हम जनरेटर की रस्सी खींचकर उसको टर्न ऑन करते हैं तो करंट हमारे घर में पूरे सर्कुलेट करता है, तो उस वक्त जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका नाम इंस्टेंटेनियस करंट, और उसके पीछे जो बैक एंड पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसका नाम क्या होगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ थीटा 90 इस जगह पुट करता हूँ, थीटा 90, जब थीटा 90 पुट किया तो साइन 90 होगा, हमारा फॉर्मूला बन गया n ओमेगा ए बी। याद करने के लिए आप लोगों को आसानी हो जाएगी, तो नवाब फॉर्मूला आपने याद करना है, जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक्स में पढ़ा हुआ था F इक्वल्स टू बिल, फोर्स होना कंडक्टर, इसके अलावा F इज इक्वल टू क्यू बी वी, फोर्स होना चार्ज, इस तरह आपने पढ़ा हुआ है टॉर्क ऑन अ कॉइल, टॉर्क इक्वल्स टू बीना, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, और इसी तरह एसी जनरेटर में ईएमएफ n ओमेगा ए बी नवाब, तो n ओमेगा ए बी ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। अब इस इक्वेशन 4 को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करते हैं, तो थोड़ा गौर कीजिएगा, जहाँ n ओमेगा ए बी वो किसके इक्वल आ गया ई नॉट के, क्योंकि एंगल कितना पुट किया है 90, तो ये ई नॉट बन गया। अब यहाँ n ओमेगा ए और b की जगह लगा देंगे हम ई नॉट, तो यहाँ देखें ई एम एफ ई इक्वल्स टू ई नॉट आ गया, साइन थीटा आ गया इक्वल्स टू ई नॉट, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है ओमेगा टी के इक्वल, आप लोगों ने चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो फॉर्मूला बन गया ई एम एफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बन गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस ई एम एफ। और इसी तरह इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं तो ओहम लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल्स टू वी ओवर आर, और मैंने बताया हुआ आपको V और ई एम एफ एक ही चीज़ है,
तो I इक्वल टू ई ओवर आर। अब यहाँ पर E की जगह पर इक्वेशन नंबर 5 ई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर आर, और ये E ओवर आर क्यों भी लिख सकता हूँ ई नॉट ओवर आर इंटू साइन ओमेगा टी, और ई नॉट ओवर आर किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास क्या होगा आई नॉट के इक्वल। ये बनेगी क्वेश्चन नंबर 6। हमने जब पढ़ा हुआ है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई एफ के। सो इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 6 में एक ईएमएफ और एक आई, एक इंड्यूस ईएमएफ और एक इंड्यूस करंट, एक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एक इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों इक्वेशन में ओमेगा की जगह हम लगा देंगे जस्ट क्या 2 पाई एफ, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई एफ के। तो फॉर्मूला बन गया ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी या आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब दो इक्वेशन हमारी इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की तो आ गई। अब इसकी ना डायग्राम देखिएगा क्या बनती है। ये लास्ट चीज़ है इसकी। ये कॉइल पड़ी हुई है, जब कॉइल जब रोटेट करती है स्टार्ट में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में पैरेलल, हमारे पास एंगल 0 साइन 0 0 होता है, हमारा वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर होगी, ईएमएफ 0 होगी। आगे चलेंगे हम, जब हम आगे चलते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर कि जब हम इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू करवाते हैं, पहले यहाँ पर देखिएगा कि जब ये वाला नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन यूँ है और वेलोसिटी यूँ है, दोनों पैरेलल है, हमारे ईएमएफ क्या है मैक्सिमम है। फिर आगे चलते हैं इसी तरह, अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में वेलोसिटी और इसमें एंगल कितना बन गया 90, ईएमएफ हमारे पास मैक्सिमम होगी π/2, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे कॉइल की तरफ तीसरी डायग्राम में, तो यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एंगल 0, हमारे पास एंगल पाई और साइन 180 साइन पाई 0 होता है, हमारे पाई वैल्यू फिर 0। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर वही कंडीशन आ गई क्या कि इधर एंगल फिर 270 साइन 270 -1 होता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा इसका वो आ गया हमारे पास -3 π/2 पर माइनस पे आ गया, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। और इस तरह आगे हम चलते हैं लास्ट में, तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखें आखिरी चीज़, ये फिर वैसे का वैसा रिजल्ट आ गया जैसे पहले डायग्राम में था। तो यह दोनों पैरेलल हैं हमारे पास साइन, और दोनों में एंगल 360 साइन 360 0 होता है, हमारी वैल्यू फिर 2 पाई पे आ गया। तो ये जो कर्व बना है हमारे पास यूँ साइन कर्व कहते हैं, ये साइनसोडियल कर्व है, और ये साइन कर्व निशानी है एसी जनरेटर के इंड्यूस करंट की, जो एक दफ़ा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंड्यूस करंट, तो आप कह सकते हैं अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन वंस इन अ साइकिल, एक बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका नाम क्या होता है इंड्यूस करंट। तो ये हमारा टॉपिक था आज का इंड्यूस एसी जनरेटर का। उम्मीद है आपको समझ लगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग क्वेश्चन अल्लाह हाफ़िज़।